नाउ वी मूव टू के रेलवेज जो इतने इंपॉर्टेंट है, तो क्यों नहीं हम रेलवेज की मात्रा बढ़ा देते हैं, सब जगह रेलवेज ही रेलवेज कर दे, हमारे पूरे इंडिया के हर एक कोने में रेलवेज जाए। नो डाउट हमारा विचार बहुत अच्छा है, बट सिर्फ विचारों से ही नहीं होता है, कई सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं हमारी डेवलपमेंट में, हमारे सपनों के बीच में। अब ये क्या प्रॉब्लम्स है वो ही हम देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया में जो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह एक समान क्यों नहीं है। किसी एक पार्ट में रेलवेज का ज्यादा, मोर नंबर्स ऑफ ट्रेन गोज इन दैट एरिया, किसी दूसरे में लेस, किसी में एकदम गिनी चुनी, और कुछ एरिया में तो शायद जाती ही नहीं। तो ऐसा क्यों है, क्यों एक समान सब जगह रेलवे सर्विसेज नहीं मिलती हैं? तो वही सब हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारा हिमालयन रीजन बर्फ से ढका हुआ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे एरियाज में रेलवे ट्रैक्स बनाना। ये हमारा फॉरेस्ट एरिया अगर आप देख लें, फिर ये हमारा ब्रिजेस, अगेन जहां नदियां, जैसे हमारे नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादातर बड़ी बड़ी नदियां हैं, ईस्ट साइड ब्रह्मपुत्र है, वो काफी बड़ी और जो है डीप है। तो वैसे रिवर्स के ऊपर रेलवेज बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए उस साइड डिफिकल्ट है नंबर्स ऑफ रेलवेज। लेट्स सी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे एकदम पहाड़ों जंगलों के बीच में रेलवेज बनाना है। फिर ये हमारा कुछ डेजर्ट एरिया, टनल से बहाना, समुद्री एरिया जो हो गया, तो बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है ऐसे एरिया में रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करना। नो डाउट कोशिश होती है कि बने उतनी हम सर्विसेज दे सके, बट कुदरत के सामने हम बेबस हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, राइट। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये एरिया जो है वो बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड है, राइट, घनी वस्ती है, राइट। तो एक तो डेंस पॉपुलेशन हो गया, दूसरा ये एरिया बहुत ही फर्टाइल है। सॉइल जो यहाँ पर एलुवियल सॉइल आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, तो एलुवियल सॉइल है, काफी पानी मिल जाता है और क्लाइमेट भी बहुत फेवरेबल है। इसीलिए इस एरिया में नंबर्स ऑफ ट्रेन जो रन करती हैं वो कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा है। तो इन शॉर्ट इफ आई से, नॉर्दर्न प्लेन्स एज इट इज हाईली पॉपुलेटेड, favorable climate, fertile soil, plenty amount of waters. So due to all these favorable conditions, numbers of train running to the northern side is more in India. Second, Himalayan mountains. अब हिमालयन का हमने पिक्चर में ही देखा था, मैंने आपको बताया था, ये हमारा हिमालयन रीजन वाला जो हमने पिक्चर देखा। तो ये एरियाज में रेलवेज बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये हम तो हाई रिलीफ, अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पार्स पॉपुलेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो इन एरियाज में ठंडे प्रदेश में आप देखिए ज्यादातर लोग रहते नहीं हैं, यहाँ पर ले आना ले जाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस ये एकदम कम बस्ती वाले एरिया है और पहाड़ी, तो यहाँ पे रेलवेज बनाना डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है, सबसे बड़ी बात है, राइट। कि अगर हाईली पॉपुलेटेड है चलो हम कोशिश भी करें, पर पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाए। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट साइड की बात करें, तो इन एरियाज में रेलवेज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बनाना। नेक्स्ट है पेनिनसुला रीजन, हमारे इंडिया का मिड पार्ट जो हम देखें तो ज्यादातर मिड पार्ट हमारे इंडिया का जो है वो हिली टेरेंस है, छोटे बड़े जो है हिल से घना है, राइट। ट्रैक्स यहाँ पे यानी रेलवेज बनाना इन एरियाज में काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जो रेलवेज है उन्हें हिल्स के बीच में से, जिसे हम गैप या पास कहेंगे, उसी के बीच से जा सकती है। हिल्स को
बीच से यानी उसे खोद कर काट कर टनल्स बनाना बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन एरियाज में भी कंपैरेटिवली ट्रेन्स ज्यादा नहीं चलती हैं, पर और जो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं वो नहीं हो पा रही है। देन वी कम टू द महाराष्ट्र साइड, कोंकण रेलवेज जो है, तो यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर या इकोनॉमिक के लिए बहुत ही जरूरी है, यानी लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना अगर ये हो पाए तो वहां के डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 जरूरी है और हो भी रहा है। बट और भी ज्यादा हो सकता है अगर ये समस्याएं ना हो तो। पर कोंकण रेलवे सबसे बड़ी जो समस्या फेस कर रही है वो है श्रिंकिंग ऑफ ट्रैक्स एंड लैंडस्लाइड। इन एरिया में ठंडी के मौसम में राइट जो है रेलवे श्रिंक होने लगते, सिकुड़ने लगते, जिससे मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाए और कई बार तो लैंडस्लाइड हो जाती जिससे पूरा ट्रैक्स ढक जाता है। फिर जब तक उसे हम हटाएंगे नहीं तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। फर्दर राजस्थान गुजरात की बात करें तो राजस्थान में हमारा वेस्टर्न राजस्थान तो सैंडी प्लेन्स है, गुजरात में कच्छ भुज साइड तो स्वैम्पी एरिया हो जाता है। फिर स्टेट्स लाइक ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये एरिया जो है वो फॉरेस्ट वाला आ जाता है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखा। तो इन एरियाज में भी नंबर्स ऑफ ट्रैक्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। एज आई हैव रिटन, डिफिकल्ट टू ले रेलवे ट्रैक्स। इन एरियाज में ट्रैक्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए इन एरियाज में नंबर्स ऑफ ट्रेन बहुत ही कम है। देन कंटीजियस स्ट्रेच ऑफ द सह्याद्री, तो सह्याद्री पार्ट अगर हम देखें, प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन द सह्याद्री रीजन इज के अगेन माउंटेनियस एरिया जैसा पड़ जाता है, हिली एरिया पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है। क्यों? अगेन ये एरियाज में सिर्फ गैप्स के बीच में या पासेस के बीच में ही आसानी से हम रेलवे ट्रैक ले डाउन कर सकते हैं, बाकी इनको कट करके, हिल्स को या माउंटेन्स को कट करके डिफिकल्ट है। नाउ वी कम टू द मेजर प्रॉब्लम दैट आवर रेलवेज आर फेसिंग। क्यों हमारा रेलवेज इतना अच्छा काम कर रहा है फिर भी कई सारे नुकसान फेस करने पड़ते हैं। व्हाट आर द डिफिकल्टीज? इससे पहले का टॉपिक हमने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का देखा। अब प्रॉब्लम्स, तो तीन मेन प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया में हम फेस कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला, राइट, मैंने आपको कहा कि करोड़ों लोग आज जो है सफर करते हैं रेलवेज में प्रतिदिन, बट इन करोड़ों में लाखों लोग ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर हम कहें कि 5 लाख लोग भी बिना टिकट के डेली सफर कर रहे हैं, से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, जिसकी अगर हम टिकट कह दें कि 30 to 50 रुपीज है, तो जस्ट इमेजिन से 30 रुपीज, तो 30 रुपीज इंटू 5 लाख, जस्ट इमेजिन प्रतिदिन कितना नुकसान जा रहा है रेलवेज को अगर हम टिकट के बिना सफर करते हैं तो। सेकंड है, बहुत सारे लोग जो हैं वो चोरी और डैमेज करते हैं कि सफर तो हुआ, अब उनका स्टेशन आया, तो आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे 3 टायर 2 टायर या फर्स्ट क्लास में जब जाते हैं तो आपको पता है कि उसमें रेलवेज आपको फैसिलिटीज देती है कि पिलो देती है, नैपकिन देती है, चादर देती है। तो कई बार देखने को क्या आता है, या तो वो ब्लेड मार देंगे सीट को, राइट, उसमें कुछ स्क्रिबल कर देंगे, या फिर जब वो अपने स्टेशन से उतरेंगे तो चादर, तकिया और नैपकिन ले जाते हैं। तो कितना नुकसान प्रतिदिन, प्रति महीने और प्रति साल हमारे रेलवेज को भुगतना पड़ता है इस प्रकार के डैमेज के कारण। तीसरा, आज की युवा पीढ़ी, राइट, जो है जोश दिखाने के लिए, टू एंजॉय द फन, राइट, या प्रैंक करने के लिए ट्रेन की चेन खींच देते हैं, बट वो ये नहीं समझते हैं कि उनके सिर्फ ये एक छोटी से प्रैंक के कारण, उनके ये जोक के कारण रेलवेज को कितना नुकसान होता है। ऑलरेडी हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक्स जो है वो लंबे जर्नी के लिए डबल ट्रैक नहीं है, राइट।
उन्हें क्रॉसिंग के लिए किसी न किसी बड़े स्टेशन पे रुकना पड़ता है। तो एट ए टाइम दो ट्रेन हमारी पैरेलल नहीं चल सकती है, तो कहीं स्टेशन पे आपने देखा है क्रॉसिंग करनी पड़ती, जब एक ट्रेन आ जाती है तभी दूसरी जाती है। तब आप सोचिए किसी ने अगर चेन पुल कर दिया ट्रेन का, तो कम से कम अनदर हाफ एन आवर टू 2 आवर्स लेट हो जाती है। वो एक गाड़ी के लेट होने से पूरे दिन का जो चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण जो ट्रेन से वो लेट चलने लगती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पाइपलाइंस, राइट। तो ये लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, बट नॉट फॉर पैसेंजर्स, कीप इन माइंड, इट इज नॉर्मली फॉर द फ्लूइड थिंग टू ट्रांसपोर्ट, राइट। तो यहाँ क्रूड ऑयल पाइपलाइंस इन इंडिया, तो उसका आप यहाँ HBJ जो आप देख सकते हैं कि सलाया से होते हुए जो फाइनली हमारा यहाँ जाता है उत्तर प्रदेश में, फिर यहाँ से फर्दर आगे है, फिर यहाँ बरौनी से आप देखो तो डिगबॉय तक का है, फिर इस साइड रिफाइनरीज जो हमारी अलग अलग जगह पे हैं, तो यहाँ पे भी पाइपलाइन के द्वारा ही काम किया जाता है, राइट। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नाउ। कुछ पाइपलाइंस के आपके लिए पिक्चर है कि आप देख सकते हो कि कैसे रिफाइनरी से जो है नियर बाय एरिया तक पाइपलाइन के द्वारा ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पिक वन, देन यू कैन सी द पाइपलाइंस हियर आल्सो, यू कैन सी जिसमें क्रूड ऑयल वगैरह होता है। या अब कैसे पाइपलाइन यूजफुल है, तो पास्ट की अगर हम बात करें तो पाइपलाइन यानी आज से 50-60 साल पहले या 100 साल पहले पाइपलाइन जब शुरू हुई थी, तो पाइपलाइन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगाई जाती थी, यानी उसके द्वारा पानी पहुंचाया जाता था जहां पे भी हमें ले जाना है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई और विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं इससे हम ऑयल या लिक्विड चीज और भी भेज सकते हैं पानी के अलावा भी। अब इसका इस्तेमाल जनरली क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है फ्रॉम रिफाइनरी टू द फैक्ट्री एरिया, राइट। तो क्रूड ऑयल को जो है रिफाइनरी एरिया से जहां फैक्ट्री को चाहिए वहां तक की पाइपलाइन लगा देते हैं तो पहुंच जाता है। उसी तरह पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो बिना कोई ट्रांसशिपमेंट के डिले के कारण, लॉस के कारण आसानी से उन एरियाज तक ये लिक्विड पहुंच जाते हैं। दूसरा, आयरन की बात हम करें तो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था आपको कि अगर आयरन को हम लिक्विड में यानी जिसे हम स्लरी कहते हैं या मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में अगर कर दें तो उसे भी हम जो है पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कुछ यहां आपको फीचर्स कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट आर द फीचर ऑफ HVJ पाइपलाइंस, राइट। तो उसके क्या क्या फीचर्स है हम देख लें। 3/5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा हुआ है। तो HVJ पाइप की बात करें तो इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 1700 किलोमीटर का है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। ये HVJ है जो आप यहां से देख रहे हैं, राइट, यहां तक का। तो दिस इज ऑल टुगेदर 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये आपका HVJ, हजारी विजयपुर जगदीश। या सेकंड, HVJ links Mumbai High and Basin with the fertilizer, power and industrial complexes in western and northeastern part। जो हमने मैप में देखा कि कहां मुंबई हाई से फाइनली नॉर्थ तक जाता है ये पाइपलाइन, इन सब के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है। ये हमारे देश की मुख्य डेवलपमेंट में हेल्प करती है। दिस आर्टरी हैज प्रोवाइडेड एन impetus, मीन्स वी कैन से फास्ट और स्पीडी and impetus
टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन, यानी गैस प्रोडक्शन जो है काफी तेजी से हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। वही शायद अगर हम ट्रक वगैरह से करते तो होता, पर स्पीड कम रहती, पर क्योंकि पाइपलाइन से किया जा रहा है इसीलिए काफी तेजी से हो रहा है। देन द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर की यूजर ऑफ द नेचुरल गैस। तो ये जो गैस हम निकालते हैं अलग अलग एरिया, इनका मुख्य यूजर या कंज्यूमर कौन है? तो हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और पावर इंडस्ट्रीज। सीएनजी इज रिप्लेसिंग लिक्विड फ्यूल इन व्हीकल्स। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि क्योंकि क्रूड ऑयल जो है, पेट्रोलियम, काफी तेजी से घट रहा है, प्लस पॉल्यूशन भी करता है। तो जब से हमने नेचुरल गैस डिस्कवर किया, इसे ज्यादा इनकरेज किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे देश में जो वाइटल पाइपलाइंस है उसके बारे में हम देख लें। तो पहली है आसाम टू कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में वो पहली पाइपलाइन है, कहां से कहां तक जाती है वो। दूसरी है सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, जो हमने देखा था एचवीजे जैसे जो हमने। एंड देन एचवीजे गैस पाइपलाइन जो है वो हजीरा जो गुजरात में, और वहां से लेके फाइनली जगदीशपुर तक जाती है। तो यही वाली पाइपलाइन फर्दर जो है उत्तर प्रदेश जगदीशपुर से फिर जो है जलंधर चली जाती है, राइट। तो है यही एचवीजे ही, पर जगदीशपुर से फिर उसके बाद फर्दर यहां जाती है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज waterways. So here you can say how waterways, the different ways. So here we can say the transportation of containers, that is goods cargo ship. Here we can say the cruise. Again here you can say the ship carrying the oil, again the cargo ship. So now we will learn about the waterways, that is another mode of transportation. Further few more, right? Fighter carrier, we have here different types of submarine that we have in our Indian Navy, right? So let's see how waterways are useful for the development of the nation, useful for us, and play an important role in the society and in the GDP. So when we talk about the waterways, we all are quite familiar. Okay, we are using waterways since the land route was closed, right? Okay, when we were doing the trade, people were doing trade, the Western people, right? Arabian countries, when they used to come through the Roman, but later on that Constantinople part, the land route, it was occupied. So now totally the trade was stopped. Finally the search for waterways began. And then we learn in the history various countries were discovered, like Vasco da Gama discovered India in the year 1498. Then Christopher Columbus discovered America. And this is how the different countries were discovered once the waterways began. Before that, many of the countries were unknown to the different part of the world. So it means waterways is important to us since ancient time, right? We were using at that time the waterways. So waterways plays an important role in the spread of trade and culture both. Simple example, when we go back into the history, right? Our Indian people, they used to do the trade. They used to go by ship. So let's simple example, our Gujarati culture. When we go for a journey, what we do? Lots of food stuff we carry, say thepla, right? Chakri, khakra, which we can carry on for a 1 week, 15 days like that. So when this food stuff reach to the different country,
and when we share with them, okay, अरे यार ये आप क्या खा रहे हो, मुझे भी लाइए, and when they taste they like it, then what happens, they may ask, अरे ये कैसे बनाया जाता है, या अगली बार आप फिर आए तो मेरे लिए ये फूड लेते आइएगा. So this is how through trade our food and culture reach to the different part of the world. And when they offer their food, we enjoy their culture, their food and culture reach to our country. So waterways play very vital and important role in spreading trade and culture both. So exchange of food and culture takes place. Second, it is the most cheapest form of transportation. So when we talking about carrying out our trade, sending the bulky and heavy material, so it is the most cheapest means of transport. Then, as I said, very suitable or best for carrying bulky and heavy goods. When we talk about fuel efficiency, the most fuel efficient means of transport is waterways. The another benefit that it has, it is eco-friendly. Very less or no pollution is done by the water, that is means of transport. And for our knowledge, 95% of India's trade volume is done via sea, that is with the help of waterways. So we can say almost more than 68% to 68% we are dependent on waterways for the development of our country. So just imagine if this is not used by us, what will be the condition of Indian economy? Really, we cannot imagine that much backward we will go. Maybe we will come under the category of underdeveloped country like Africans. Now we will learn about the major seaports that we have. The major, I am saying, many we have, but among them, which are the major seaport that we will learn. So talking about on the western coast that we have, so we start with the Kandla, right? Then we have in Mumbai, Goa, then Mangalore, Cochin, Tuticorin, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, Kolkata, right? And there we have Haldia also. So these are the major seaport which are helping in the development of our country, carrying out goods and tourism both. Tourism for the different purpose that we have. So this side on the western coast, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 major seaports on the western Ghats and another 6 this side. So we have altogether 12 major seaports. Let's learn these ports in detail, few of them. The first we begin with, right, on our western coast that we have is Kandla Port. So here you can see the picture of the Kandla Port, how busy it is. Lots of container you can see dumped in the dockyard. Here also the ship getting ready. So really one of the busiest port that we have in India. Now when we talk about Kandla Port, so you all are aware that Kandla Port is in Gujarat. Right? It was the first port that was made after independence. It comes in the Kutch region. The objective why this port was made was to decongest Mumbai seaport. Before the partition of India and Pakistan,
The trade used to be carried out from Mumbai port and Karachi port. But after the partition, the Karachi, now the part of Pakistan, so therefore Mumbai port became very busy and congested. And it was quite time consuming for the ship to get loaded and unloaded, and many ship has to be in line. So it was really, we can say, hectic and not good for our country's development. Finally, the government thought of starting a new one, and the Kandla was as a gift for us. So it helped in decongesting or lessen the burden of the Mumbai port. It is a tidal port. This line specially you need to remember, because even for 1 marks it is asked. Right? Can name the tidal port in India. So one we have this one, and another is Kolkata port. They both are the tidal port. Another important thing is, whatever the trade is being done over here is, it's a free trade zone. Then our northern states, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat, all the import and export, right? Export of granary especially, or industrial product, everything is being done from Kandla port. If the Kandla port is stopped, then again all these states, they have to export or import from Mumbai. It means their cost will increase. So from here we can understand how important is Kandla port for the development of our country and for the development of these states. The second most important one is Mumbai port. One of the busiest, we can say, right? So biggest port of our country, here you can see the picture, the old one, Mumbai Port Trust, right? And you can see the congested picture over here, how so many ships are over here with lots of container. It is the most spacious natural harbor. Later on, even after making of Kandla port, no doubt little bit relaxation was there, decongestion was there, but still it was not sufficient. Therefore, further to decongest Mumbai port, Jawaharlal Nehru port was planned for making the work of Mumbai port less. So again, this Mumbai port and Kandla port, very often they are asked for 3 marks in the examination.